से मुलाकात हुई। हॉस्टल में हम लोग 4 साल काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर चीज़ें होती गई और सेट हो गई, तो मैं यहाँ बाहर जाना है, बाहर जाना है। फिर हमारा अगर तुम इंजीनियर नहीं होती बाय प्रोफेशन तो तुम क्या होते? चोको लावा केक जो मिलता है उसके यहाँ वाले चोको लावा केक से कोई टक्कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देखो अमेरिका विद अंजू एंड केपी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम अच्छे हैं। जैसा हमने हमारी वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि हम हमारे फ्रेंड्स के इंटरव्यू करवाएंगे, तो उसी सीरीज में आज हमारा पहला इंटरव्यू है वर्षा के साथ। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने जो भी अचीव किया है या जो मेरी सक्सेस रही है उसमें एक मेजर रीज़न है कि मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती हैं एंड काफ़ी डाउन टू अर्थ है। तो जैसे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आपकी कंपनी कैसे है, अच्छे दोस्त बनाओ, तो ये डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके फ्रेंड्स कौन है। एंड दूसरा जो रीज़न है कि हम हमारे जैसे लोगों का ही इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं, क्योंकि जब जैसे कोई कंपनी का सीईओ है या कोई बड़ी एक बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं लाइक 8th 9th के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेज गोइंग हैं, उनके लिए रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप पहले ही अचीव कर चुके हो या मतलब ये तो बहुत लाइक काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसी ही ऑडियंस से आपको मिलवाए ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो वर्षा, स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। एनआईटी कुरुक्षेत्र की ऑडियंस को तो आई पर्सनली बिलीव कि वर्षा के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट इन एनी केस, हेलो वर्षा, थैंक यू Hi. फॉर टेकिंग आवर टाइम। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाय एवरीवन। मैं ओरिजिनली देहरादून, इंडिया में देहरादून से पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी 12th क्लास तक वहीं करी थी। उसके बाद मैंने बीटेक के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र ज्वाइन किया, जहाँ मेरी अंजू से मुलाकात हुई। हॉस्टल में हम लोग 4 साल काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। उसके बाद थर्ड ईयर के बाद मेरी इंटर्नशिप लगी थी कॉलेज से अमेजोन में। मेरी ब्रांच क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही थी, तो मैंने ऑलरेडी वो सारे बेसिक्स पढ़े थे। तो वहाँ से डायरेक्टली मेरी इंटर्नशिप 2 महीने की लगी अमेजोन में, जो मैंने करी। उसी के बेसिस पे मुझे वहाँ से फुल टाइम जॉब ऑफर मिल गया। तो कॉलेज के बाद मैंने डायरेक्टली अमेजोन हैदराबाद ऑफिस में ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 2.5 साल तक काम किया। फिर उसी सेम टीम के साथ मैं कनाडा मूव हो गई, वैनकूवर में, जहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली मैं अराउंड 1 साल पहले, 1 सवा साल पहले मैं कनाडा से यूएस सियाटल मूव हुई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मेजोरिटी टाइम क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, मेरा बचपन से इंटरेस्ट भी था कोडिंग में। मैंने थोड़ी बहुत स्कूल में हमारे 11th 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मैंने वो भी लिया था। तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगा प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा और फिर कॉलेज जाते हुए मुझे था कि अच्छा चलो मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच लूँगी, कि मेरा इंटरेस्ट है। और वहाँ से फिर चीज़ें होती गई और सेट हो गई, तो मैं यहाँ हूँ। या सो दो चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एक तो जैसे आपका इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो या कोई भी ग्रेजुएशन में किसी भी डिग्री में जा रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। दूसरा, अगर आप बीटेक कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस से या आईटी से कर रहे हैं, तो उसमें आपको थर्ड ईयर के बाद भी लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल ईयर में जॉब लगती है। थर्ड ईयर के बाद भी आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप थ्रू आउट टाइम लाइक फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। फर्स्ट ईयर से लेकर के आपका हो सकता है सेकेंड ईयर के बाद भी आपको इंटर्नशिप मिल जाए। थर्ड ईयर के बाद तो डेफिनेटली कंपनीज लाइक एनआईटी वगैरह कॉलेजेस में तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। एंड वहाँ से कंपनीज, अगर आपका इंटर्नशिप का काम अच्छा रहता है, तो वहाँ से कंपनी आपको पीपीओ लाइक का प्री प्लेसमेंट ऑफर जिसको बोलते हैं, वो आपको फुल टाइम जॉब दे देती है। तो नेक्स्ट वर्ष आपका अमेजोन में लाइक स्पेसिफिकली जैसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तो आपका अमेजोन में एक्सपीरियंस कैसा है? अमेजोन में क्योंकि शुरू में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप के लिए यूजुअली वो काफ़ी सिंपल इंटरव्यू रखते हैं। इसमें 2-3 ही राउंड होते हैं, एज अपोज टू फुल टाइम जब होता है तो उसमें 6-7, कई बार 8 इंटरव्यू के राउंड हो जाते हैं, और वो डिफिकल्ट भी होते हैं। इंटर्नशिप के लिए वो यूजुअली देखते हैं कि हाँ भाई, मतलब किसी में पोटेंशियल कितना है। हो सकता है चाहे मतलब इतना एक्सपीरियंस ना हो या फिर पॉलिश्ड आंसर ना दे, पर अगर उनकी लाइक अप्रोच थोड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो यूजुअली उसको अलाउ कर देते हैं। और फिर इंटर्नशिप में जब मैंने ज्वाइन किया, तो एक्सपेक्टेशंस भी इंटर्न से यूजुअली रहती है कि भाई इनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और एज लॉन्ग एज हम जब तक इनको कोच करके सिखा सकते हैं और ये जल्दी से ग्रास्प कर लें जो भी इनको बताया जा रहा है, तो वो सही रहता है। तो उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप में मेरा मेंटर था, टीम वाले भी बहुत सही थे, गप्पे शप्पे मारते थे, फ्रेंडली भी थे, बहुत हेल्पिंग थे। तो मेरा 2 महीने का जो एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप में बहुत अच्छा था। काम भी बहुत किया, बहुत इंटरेस्ट के साथ किया, और पर्सनली भी बहुत पसंद आया। तो इसलिए मैं तो बहुत खुशी से वापस ज्वाइन किया मैंने 2 महीने के बाद भी सेम टीम में।
और उसके बाद थ्रू आउट मैं इतने साल अमेजन में हूँ, तो यानी कि ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर खराब होता तो मैं नहीं होती अमेजोन में। पर वो है मोस्टली मैं जैसे 2-3 टीम्स में ही लिमिटेड रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा टीम स्विचिंग नहीं की है अमेजन के अंदर। तो विद इन दैट उन कुछ टीम्स के अंदर जो है वो कल्चर काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया है इतने साल अलग अलग कंट्रीज में भी काम करके। तो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। या सो जैसा आपने वर्षा ने हमें बताया कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपीरियंस टीम के साथ अच्छा रहे। लाइक बड़े लेवल पे कंपनीज में बहुत सारी टीम्स होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो लाइक अमेजोन बेटर है या गूगल बेटर है या माइक्रोसॉफ्ट बेटर है, उसके डिपेंड काफ़ी मैटर इस हद पे करता है कि आपकी टीम कौन सी है। एंड नो मैटर्स जो बहुत अच्छी है आईटी की, बट आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए तो आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके, सो आप इंडिया से जब यूएस शिफ्ट हुए तो मतलब यूएस या फिर पहले कनाडा शिफ्ट हुए, तो उसमें आपका क्या डिसीजन था या मतलब क्यों शिफ्ट हुए, यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? तो कनाडा यूएस में यूजुअली एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर रहता है, तो इसलिए मैं उन दोनों को थोड़ा क्लब करके ही बताऊंगी इस वीडियो के लिए। शुरू में मेरा इंडिया से हैदराबाद में थी, तो मतलब हैदराबाद सिटी मुझे काफ़ी पसंद थी, वहाँ पे लाइफ ठीक थी, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ मुझे बाहर जाना है बाहर जाना है। फिर हमारी कोइंसिडेंटली हमारी टीम जो है वो पूरी पूरी टीम ही मूव हो गई वहाँ से, इंडिया से, जो कि यूजुअली नहीं होता। इट्स थोड़ा काफ़ी अनकॉमन सी चीज़ है ये। तो हमारी पूरी टीम मूव हो गई, तो क्योंकि मेरे टीममेट भी साथ में जा रहे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक वो मॉरल सपोर्ट था कि भाई मैं ऐसे किसी नए कंट्री में खुद से अकेले से नहीं जा रही हूँ, हम थोड़े लोग साथ में मिलके जा रहे हैं। तो एक मेरा थोड़ा सोशल सिक्योरिटी रहेगी उस हिसाब से कि मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो कोई होगा मेरी हेल्प करने के लिए। तो मेनली मैं इसलिए गई थी। और मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर एक्सप्लोर कर लेते हैं, अब इतने लोग जाते हैं तो कुछ तो कारण होगा जो जाते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी कि जब मुझे खुद से बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं मारना पड़ रहा है मास्टर्स के लिए, या मतलब ऐसे नहीं, इट्स अ वेरी बहुत आसान तरीका आ रहा है मेरे पास ऐसे थाली में सजा के कि भाई तुम जाओ और ट्राई करो। तो इसलिए मैं आई, और फिर मैं कनाडा में वही था, मेरा मूव काफ़ी स्मूथ रहा क्योंकि मतलब साथ में टीममेट्स वगैरह थे, तो सब लोग सारे मिलके फिगर आउट कर रहे थे कि अच्छा कहाँ रहना है, या खाने खुने का कैसा है, किस बैंक में अकाउंट खोलना है, या टैक्सेस वगैरह कैसे होते हैं। तो वो सबका साथ था। अमेजन ने भी इंटरनल रिलोकेशन था, तो अमेजन ने भी उस चीज़ सब के लिए काफ़ी सपोर्ट दिया। वो टैक्स वगैरह के लिए असिस्टेंट देते थे, रिलोकेशन के लिए असिस्टेंट्स वगैरह थे जिनसे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ओवरऑल वो मूव एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी स्मूथ था। 4 साल कनाडा में भी सही था। फिर उसके बाद यूएस आने का भी ऐसे बहुत वो सीरियस नहीं था कि भाई यूएस यूएस जाना है। बस मुझे ये था कि हाँ पेज वगैरह यूएस में जैसे थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और मेरे फिर काफ़ी जानने वाले फ्रेंड्स भी जैसे कनाडा से यूएस मूव कर रहे थे ट्राई करने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि क्या है। तो उस हिसाब से फिर मैंने यूएस मूव किया। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी सिमिलर है, यूएस कनाडा में इतना डिफरेंस नहीं है जितना इंडिया और कनाडा के बीच में था। तो वो वाला मूव भी इंडिया के कंपैरिजन में मतलब यहाँ पे इंडिया आपको के क्या डिफरेंस कंपैरिजन लगे? में यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं। क्योंकि इंडिया जैसे अभी भी थोड़ा डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें कई चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, पर लोगों को उतनी आदत नहीं पड़ी है उस सब चीज़ों को यूज़ करने की। मेनली जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको पता चलता है जब सड़क पे ड्राइविंग आप करने निकलते हो, तो ड्राइविंग किस तरह से होती है कि इंडिया में क्योंकि कार्स काफ़ी बाद में आए, लोगों को ड्राइविंग वगैरह सीखने में टाइम लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उतना अच्छा नहीं है, रोड साइंस और उस सब के लिए। तो अब इंडिया स्टेज पे है जब काफी सारे लोगों के पास कार है, पर उनको अभी चलाने का उतना अच्छा से नहीं आता है। तो आई थिंक कुछ टाइम में शायद वो इम्प्रूव होंगी चीजें, जब लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा कार्स के साथ। तो वो सब है। और यहाँ पे जैसे क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है इंडिया के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे अक्सर इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आप इंसानों के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो कि भाई अच्छा घर में ये चीज है तो मेड लगा लो, या प्लम्बर को बुला लो, कारपेंटर को बुला लो, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ काफी महंगा पड़ता है, तो इसलिए लोग यहाँ पे अप्लायंसेस या टूल्स या मशीन्स प्रेफर करते हैं कि भाई आप प्लम्बर को बुलाने की बजाय आप खुद से एक ड्रिल मशीन या मतलब स्क्रू ड्राइवर टूल बॉक्स टाइप की चीजें खरीद के, कि आप उसको खुद से थोड़ी छोटी मोटी चीजें रिपेयर करना रिप्लेस करना खुद से कर सकें। और जो चीजें यहाँ पे बनती हैं वो भी उस हिसाब से बनती हैं कि लोग उनको रिपेयर थोड़ा अपने आसपास आपस में कर सकें, मतलब इजीली खुद से कर सकें। और जैसे कुछ पाइपिंग वगैरह के भी रहते हैं, तो उसमें बस ये रहता है कि आप स्क्रू निकालो और उसमें वॉशर वो सब कुछ अपने आप से रहेंगे, और आप खुद से कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के अक्सर चीज़ों को थोड़ा बहुत अगर ब्लॉकेज है किसी पाइप में तो वो सब आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस देख के। तो ये दो चीज़ें काफ़ी बड़ी फ़र्क है क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से फिर घर जैसे बनते हैं, हर घर में कितना फ्री एरिया है, पार्क है, ग्रीनरी है, तो वो उन सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब अगर आपकी पॉपुलेशन कम है तो आप इजीली पार्क बना सकते हो, उनको मेंटेन कर सकते हो।
जो चीज़ इंडिया में थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है। और एक और मेजर डिफ़रेंस क्लाइमेट का रहता है, क्योंकि इन सब एरियाज़ में क्लाइमेट ठंडा रहता है, तो इसलिए मच्छर, मक्खी, पतंगे कम रहते हैं, क्योंकि इंडिया में गर्मियों के मौसम में मतलब गर्मी में वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। घर पे आपके खाना खुला छोड़ दोगे तो चींटियाँ होंगी, कॉकरोच होंगे। यहाँ पे क्योंकि आधा साल टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, 5 डिग्रीज़, तो इसलिए कीड़े वगैरह रहते नहीं। गर्मियों में थोड़े बहुत आते हैं, पर फिर वो सर्दियों में चले जाते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो मंथ टू मंथ निकलते रहते हैं। तो यस, सो गाइस, जैसे वर्षा ने बताया कि एक तो जब आपको इंडिया से या किसी भी अपने होम कंट्री से दूसरी कंट्री में जब शिफ्ट होना होता है तो इट्स ए बिग वेरी मेजर डिफरेंस होता है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपका लाइफ का। एंड आपको वापस किसी भी कंट्री में आकर के बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक आपके सारे जो भी प्रोसेस है या जो भी आपने अभी तक लर्न किया होता है, लाइफस्टाइल या डॉक्यूमेंट वर्क या ड्राइविंग, कुछ भी अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी एक मेजर एंड आई वुड से बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। यहाँ पे ओवरऑल लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, बट उधर उतना ही आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी मतलब हेल्प होती है, जैसे मेड है या घर पे कोई आपको कोई सर्विस लेनी है, तो वो वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो नेक्स्ट वर्षा, जैसे आपका काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल कैरियर रहा है थ्रू आउट एंड 7-8 ईयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस भी है, तो जो स्टूडेंट्स अभी मेजरली जैसे हमारी टारगेट ऑडियंस हमारे एरिया के लोग या गांव वगैरह के बच्चे हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी लाइक 10th में है, 11th में है, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है? उनके लिए मेरी ये गाइडेंस है कि आप जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेम चीज़ अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा और आप मतलब किताब पढ़ोगे और किसी तरह एग्ज़ाम दे दोगे, तो उसका इतना वैल्यू नहीं होगा फ्यूचर में आपके लिए भी। अगर आपको कुछ करना भी पड़ेगा और आप कर भी लोगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वर्सेस अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत ईज़िली हो रहा है, कि आप भी अपने जॉब में या अपनी वर्क लाइफ में खुश होगे, आपके टीम वाले भी खुश होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी या मतलब आपका जो भी काम होगा, उसकी क्वालिटी भी ऑटोमैटिकली अच्छी होगी। पर ये भी है कि स्कूल में आपको हर तरह का सब्जेक्ट हो सकता है ना मिले, कुछ मतलब कुछ-कुछ चीज़ों में जो इंटरेस्ट रहता है, उसके सब्जेक्ट्स कई बार स्कूल में नहीं होते, कॉलेज लेवल पे कई बार होते हैं। तो कुछ लोगों को ट्राई ट्राई एरर भी करना पड़ता है। मेरे केस में मैं लकी हूँ कि मेरे स्कूल लेवल पे ही कंप्यूटर साइंस की थोड़ी क्लासेस थी उस वक़्त मेरे लिए। प्लस मेरे जैसे एक भैया हैं, मेरे जो बाकी कज़िन्स वग़ैरह हैं, उनमें से भी कुछ लोग कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में हैं, तो मुझे थोड़ा-सा उनसे भी गाइडेंस या एक्सपीरियंस मिला कि भई उन लोगों का एक्सपीरियंस आगे जाके कैसे रहा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका स्कूल में बिगिनर लेवल पे इंटरेस्ट अच्छा होता है, पर आगे-आगे जाके वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो फिर उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए भी मुझे थोड़ा-सा ये था कि अगर आपके जानने वाले कज़िन्स वग़ैरह कोई भी हैं, जिनका उस फ़ील्ड में एडवांस लेवल पे इंटरेस्ट है या इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उन लोगों से डेफ़िनिटली पूछिए कि उनका थ्रू आउट एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि क्या अब भी उनका इंटरेस्ट है, या क्या अब उनको लगता है उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई चीज़ें। तो वो चीज़ डेफ़िनेटली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा वैरी करेगी। बट डेफ़िनेटली अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप खुद से उसमें मेहनत करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आएँगी। कई बार शुरू में ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आती, फिर बाद में जब आप उसको 2-3 बार पढ़ते हो, तब जाके वो समझ आती है। तो आपको मेहनत भी उसमें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंटरेस्ट से और मज़े-मज़े में करके सब हो जाएगा। तो कई बार चीज़ों में मेहनत भी करनी पड़ती है, और फिर दूसरी-तीसरी बार में जाके वो एकदम जब सब कुछ समझ आता है, तो लगता है कि अच्छा हाँ, अब हमें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अब हमें चीज़ें समझ आने लगी हैं। तो वो दोनों ही तरफ से है, कि आपका इंटरेस्ट भी लगेगा उसमें और मेहनत भी लगेगी। तो राइटली सेड कि आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए और आपकी उसमें मेहनत भी होनी चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे लाइक 10th 11th में जैसे पर्टिकुलरली हम स्ट्रीम चूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करिए, आप अपने किसी भी जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में जिन्होंने उस एरिया में उस फील्ड में इंटरेस्ट है, उनसे नॉलेज लीजिए, अपना एक डिसीजन चूज करिए एंड उससे देन उसी डायरेक्शन में आप मेहनत करिए। दूसरा, जैसे काफ़ी लोगों की ड्रीम कंपनी है अमेज़न या जो भी हमारे फ्रेंड्स एंड जो लाइक अभी नए डेवलपर्स आ रहे हैं, वो लोग जो कॉलेज पास आउट ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है कि आप कैसे अमेज़न ज्वाइन कर सकते हो एज ए डेवलपर? तो अमेज़न, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप के थ्रू हुआ था उसमें सिलेक्शन, जहाँ पे इंटरव्यू ईज़ी था। पर अगर आप उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज़ अ फुल टाइम इंजीनियर जॉइन करना चाहते हैं, तो उसका इंटरव्यू बाकी सारी टियर 1 कंपनीज़ की तरह टफ होता है। उसमें मल्टीपल 6-7 तक राउंड्स होते हैं।
ऑनलाइन आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेगी, जैसे गीक्स फॉर गीक्स है, leetcode.com है। ये जो स्पेशली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए होती हैं वेबसाइट, तो इनमें अक्सर अलग अलग कंपनीज के क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलेंगे, और कुछ गाइडेंस, मतलब कुछ इनके कभी सब्सक्राइब्ड प्लान्स होंगे जिसमें वो आपको एक्चुअल गाइडेंस भी देंगे कि भाई इसमें आप किस हिसाब से आंसर को अप्रोच करें, या इंटरव्यूअर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो डिपेंडिंग कि आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है, अगर स्पेशली आप बिगिनर अगर SD1 टाइप की पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी वो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पूछेंगे, और एल्गोरिदम्स के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कोडिंग स्किल्स, आपका कोड कितना मेंटेनेबल, रीडेबल है कि किसी और को पढ़ने में इजीली आसानी से समझ आ जाए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अक्सर हमारे कॉलेज के जो असाइनमेंट्स मिलते हैं वो क्योंकि छोटे स्केल पे रहते हैं और सिर्फ टीचर को पढ़ने होते हैं, तो उनमें वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। उसमें कई बार लगता है कि भाई हम जितना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखेंगे वो उतना अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें वो ये भी चाहते हैं कि भाई आप जो कोड लिखें वो आप अगर कंपनी चेंज कर लो तो आपके टीममेट्स को वो चीज़ समझ आनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि भाई उसके बाद किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं कर पा रहा है। तो आपका कोड दूसरों को कितना आसानी से समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडस्ट्री लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। उसके अलावा ये रहता है कि आप जिस स्पेसिफिक कंपनी में हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली उनका इंटरव्यू पैटर्न क्या है, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अमेजन का स्पेसिफिकली क्योंकि उनके अलग अलग 6-7 चीज़ें होती हैं जो हर एक राउंड में आपकी टेस्ट करते हैं, प्लस हर एक लीडरशिप प्रिंसिपल होता है और एक टेक्निकल आपकी टेक्निकल क्वालिटी होती है जो वो चूज करते हैं। तो जैसे रीडेबल मेंटेनेबल कोड एक किसी राउंड में कोई चेक करेगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम किसी और में करेगा। अगर आप थोड़ा सीनियर लेवल के लिए जाएंगे तो फिर वो सिस्टम डिज़ाइन जैसे थोड़ी हाई लेवल के इंटरव्यू राउंड्स भी होंगे एक दो, तो यूजुअली वो होगा। तो आपको स्पेसिफिक जिस कंपनी का आप ट्राई कर रहे हो उसका आपको पैटर्न थोड़ा देख के जाना पड़ेगा उस हिसाब से, और क्वेश्चन बैंक्स भी काफ़ी इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो आपको कोडिंग की डेफिनेटली खुद से लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहे पहले क्वेश्चन पढ़ के लगे कि अरे हाँ इसका तो हमें आंसर आता है, पर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग फील्ड में हैं 1-2 साल से, तो जब हम कंप्यूटर पे खुद से आईडी में टाइप करते हैं आंसर, तो वहाँ पे ऑटो कंप्लीट होती हैं, कई सारी हेल्पिंग चीज़ें होती हैं जो इजीली हो जाता है। पर अगर आप व्हाइट बोर्ड पे लिखने लग जाओगे तो आपको हो सकता है किसी फंक्शन का नाम एग्जैक्ट ध्यान ना रहे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि वो आपको खुद से पेन पेपर पे लिख के आप प्रैक्टिस करें, या खाली नोट पैड पे लिख के प्रैक्टिस करें बिना किसी हेल्पिंग आईडी के, तो वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जैसे लाइक अर्ली स्टेज पे ज्वाइन करना इजी है, या मतलब जैसे टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, लेट्स से आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, देन 8 इयर्स के बाद अगर आप ट्राई करें, यूजली डेवलपर्स 2 से 3 साल एक कंपनी में रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाती है, इंटरव्यू का लेवल कितना बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस? तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में ये है कि टाइम के साथ वो डेफिनेटली बढ़ता है। टाइम के साथ आपकी खुद से भी एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, कि कई बार अगर आप बिगिनिंग में आएंगे तो आपको कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, पर विद इन कंपनी भी जैसे होता है, कई बार लोग ऐसे SD1 आते हैं, फिर 2 प्रमोशन होता है, उसके बाद उनको लगता है कि वो मैनेजमेंट लाइन ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं, कि अब हो सकता है मतलब कॉलेज से निकल के 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको अब शायद कोडिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उनको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ी हाई लेवल की प्रॉब्लम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो कई बार जैसे लोग मैनेजमेंट साइड स्विच करना चाहते हैं, या फिर जो लोग टेक्निकल साइड भी रहना चाहते हैं, उनकी अपनी होती है कि कुछ चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद होती हैं वर्सेस कुछ कम पसंद होती हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ ये भी हो सकता है कि आप अपना जॉब रोल ही स्विच करना चाहते हो और आप उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हो किसी और कंपनी में, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली काफ़ी चेंज हो जाएगी। विद इन टेक्निकल लाइन आपको रहेगा कि शुरू के 1-2 मैक्स 3 साल के अंदर अंदर आप SD1 टाइप के ब्रैकेट में आओगे, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप कोई स्मॉल स्केल प्रोग्राम कर सको, खुद से कोई सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर सको, बट आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस किसी टीम के सीनियर से ज़रूरत होगी, कि आप 100% इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो शुरू के 1-2 साल में आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जब काम करने लग जाओगे, तब वो यूजुअली SD2 के आसपास का बाहर आता है, जिसमें अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आप क्लीन कोड लिख रहे हो, प्लस जो भी आप सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें आप सारे कॉर्नर केसेस को सोच रहे हो कि भाई अगर अच्छा चलो मेन केस तो हो गया, पर उसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई तो आपका प्रोग्राम उसको हैंडल कर सके। और कॉर्नर केसेस हो गया, और जो आपका सॉल्यूशन है वो स्केल के साथ कैसे बढ़ेगा, कि भाई अगर आपको मतलब ज़्यादा
ज़्यादा रिक्वेस्ट पे करना पड़े इसको सॉल्व, या आप एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें SD2 टाइप के लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। SD1 में देयर यूजुअली लाइक कि अगर आपको जो प्रॉब्लम बताई जाए वो आपको समझ आ गई और उसका सॉल्यूशन आप ठीक से अप्रोच कर रहे हो सकता है थोड़े 1-2 केस आपको एकदम ध्यान में ना आए, तो कई बार इंटरव्यूअर खुद से भी बोल देता है कि अच्छा अगर इसमें ऐसा होगा तो आपका प्रोग्राम कैसे हैंडल करेगा। फिर आप कह सकते हो कि या तो आपने सोचा है उसके बारे में, या फिर आप कहोगे कि अच्छा अगर ये एक एडिशनल चीज़ करनी है तो हम इसमें यहाँ पे ये ऐड कर देंगे और उससे वो एक और चीज़ हो जाएगी। तो SD1 में यूजुअली दे आर लाइक कि अगर आप छोटा मोटा कोई कॉर्नर केस मिस कर देते हो तो दे आर लाइक कि ओके अच्छा वो चलता है, SD2 लेवल पे नहीं चलता है। और फिर SD3 लेवल पे यूजुअली आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन टाइप के प्रोग्राम्स पे ज्यादा फोकस हो जाएगा कि आप उतने हाई लेवल पे उन सारी चीजों का, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं कि जिनका एक प्रॉपर सही आंसर नहीं होता कि हाँ यही सही है। उसमें कई बार होता है कि हाँ अगर ये इस टाइप का यूज केस है तो ये वाली अप्रोच बेटर रहेगी, अगर उस टाइप का है तो वो बेटर रहेगी। और वो बहुत केस टू केस वैरी करता है कि आपको मतलब आप ज्यादा इंटरव्यूअर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ज्यादा डिटेल में उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, या अक्सर वो रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन देंगे कि भाई आपको कोई पार्किंग गैराज का सिस्टम बनाना है जिसमें दिन में इतनी कार्स आनी और जानी है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा कार्स हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक रही हैं और आपके पास लिमिटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं, या फिर लंबे टाइम के लिए ज्यादा कार्स रुक रही हैं, तो उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन चेंज होगा कि क्या चीज ज्यादा एफिशिएंट रहेगी। तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि आप कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पर यूजुअली वो SD3 टाइप का लेवल फिर 6-7 साल के बाद उसमें आता है। और कई बार कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि अगर आप एक लेवल के लिए इंटरव्यू दो और उनको लगे कि आप में थोड़ा पोटेंशियल है बट एग्जैक्टली उस लेवल तक नहीं है, तो कई बार वो आपको डाउन लेवल का ऑफर दे देंगे कि भैया आपने इंटरव्यू तो SD2 के लिए दिया था, तो उसमें आपका इतना क्लियर नहीं हुआ, पर आप SD1 लेवल के लिए हमको सही लग रहे हो, तो अगर आप चाहो तो आप अंदर आ सकते हो। और फिर यूजुअली कंपनी के अंदर आपको प्रमोशन लेना थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू बाहर की, मतलब अगर आप बाहर पे एक्सपीरियंस लेके फिर उस कंपनी के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहो, तो वो आप कई बार उस चीज़ के हिसाब से भी आप चॉइस कर सकते हो कि अगर आपको लगता है आपके लिए उस कंपनी में एंटर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप पहले वो डाउन लेवल का ऑफर भी ले सकते हैं, और फिर आप अपने मैनेजर के साथ काम करके अगर आप कांस्टेंट फॉलो थ्रू करेंगे तो आप जल्दी से प्रमोशन ले सकते हैं अंदर जाके फिर उस लेवल तक जाने के लिए। ओके, सो या काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी हेल्पफुल रही, एटलीस्ट जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वीडियोस उनके लिए एटलीस्ट एक इनिशियल आइडिया है कि आपको अमेजोन या इस लेवल की कंपनीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एंड कभी भी जस्ट एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन के साथ प्रिपेयर मत करिए। अगर आप एक लेवल तक पहुँच जाते हो, एक सॉल्यूशन अगर आप दे देते हो, तो इंटरव्यूअर डेफिनेटली उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेगा, थोड़े और यूज केसेस ऐड करेगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसको थॉट थ्रू करिए, प्रॉपर सारे सिनेरियोज हैंडल करिए एंड उसके नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है ये, क्योंकि इंटरव्यू हमेशा इस टाइप से चलता है कि वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऐड करते रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा वर्षा तुमसे बात करके एंड काफ़ी डिटेल, एंड आई थिंक जो भी वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड गाइस जिसको भी इस लाइन में, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही हूँ, वर्षा अमेजोन में काम कर रही है, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेहिचक। हम आपको डेफिनेटली जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी गाइडेंस दे सकते हैं वो देंगे। तो टेक्निकली वर्षा के बारे में काफ़ी जान लिया, कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन हो जाए। तो वर्षा, लाइक हम तो सब जानते हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं सबको पता है कि मतलब यू आर बिल्ड फॉर एन इंजीनियर, तुम बचपन से इंजीनियर ही बनी हो, बट अगर तुम इंजीनियर नहीं होती बाय प्रोफेशन तो तुम क्या होते? तो बचपन में बहुत पहले मुझे डिटेक्टिव नॉवेल्स में और डिटेक्टिव टीवी सीरीज में बहुत इंटरेस्ट था, तो बहुत बचपन में मेरा एक मन डिटेक्टिव बनने का भी था। और एक बार कभी ऐसे मन किया कि आर्मी वगैरह में भी जाएं, देश के लिए कुछ करें। तो वो दो चीजें मुझे थोड़ा याद है, उसके अलावा मुझे याद हाँ, नहीं वैसे बचपन में तुम्हारी और क्या क्या पर्सनैलिटी सोचा। पे सूट भी करेगा अगर आर्मी या डिटेक्टिव वाली फील्ड हाँ पे नहीं, अभी तो जाओगे। मैं देश के बाहर चली गई तो शायद वो आर्मी वाली चीज अभी वैलिड नहीं है। ओके, तो जैसे तुमने बोला कि देश से बाहर चले गए हो, बट कहीं ना कहीं हम सब देश से रूट से जुड़े तो होते ही हैं, तो इंडिया की एक ऐसी चीज जो आप बहुत मिस करते हो यहाँ पे? इंडिया में डोमिनोज का चोको लावा केक जो मिलता है उसके यहाँ वाले चोको लावा केक से कोई टक्कर कोई मुकाबला नहीं है, तो वो एक चीज है जो मैं डेफिनेटली खाती हूँ। और इंडिया में जैसे अपने घर जाती हूँ तो मम्मी के हाथ का खाना जो है वो तो हर किसी को ही पता है कि वो देखो नेक्स्ट लेवल होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में खा लूँ, पर मम्मी के हाथ का खाना वो मुझे हर बार बच्चे ही होता है घर जाके। तो गाइस जो भी बाहर रहते हैं, आई कैन से 100% कि सब इंडिया का खाना और घर का खाना तो बहुत मिस करते हैं।
एक चीज जो यहाँ पे मतलब आप चाहते हो कि जो इसमें आपको बहुत पसंद आई और यू वांट कि वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो। वो एक चीज़ है कि इंडिया में थोड़ा ऑटोमेशन और होना चाहिए। मैं यूजुअली जैसे बाकी चीज़ों से मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं होता। जब मैं थोड़ा टाइम इंडिया के लिए जाती हूँ, मोस्टली मैं घर पे रहती हूँ, तो मुझे घर में जैसे जो जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स वगैरह, क्योंकि उन चीज़ों की आदत है उनको, तो उनको वो ऐसे इतना प्रॉब्लम नहीं लगता कि हाँ भाई, काम वाली बाई लगाई है, वो रोज इसको साफ कर लेगी, मतलब धूल है अगर। पर मुझे लगता है कि अच्छा, यहाँ पे जैसे घर उस हिसाब से बने रहते हैं कि भाई आप अपने घर में एयर फिल्टर लगा लें, ताकि उसमें रोज रोज हर जगह पे धूल ना जमती रहे, आपको साफ ना करती रहने पड़े चीजें। तो वहां पे चीजों को साफ करने पे ज्यादा एम्फेसिस है, उनको साफ रखने पे थोड़ा कम एम्फेसिस है। और वही जैसे घर का आर्किटेक्चर लेआउट आप किस हिसाब से बनाते हैं, वो सारी चीजें अभी इतना फाइन ट्यून नहीं है कि भाई अपार्टमेंट्स भी अभी काफी रिसेंटली लोग लेने लगे हैं, तो उसमें चीजों की जो क्वालिटी रहती है कि कई बार आपका वॉश बेसिन छोटा होता है, आपका उसमें नलका बड़ा लगा देते हैं जस्ट बिकॉज वो फैंसी दिखता है, और फिर उसमें आप पानी ऑन करो तो वो ठीक से नहीं आता। तो वो जो थोड़ी बहुत ऐसी पॉलिश्ड चीजें हैं, तो वो कई बार ऐसा लगता है कि जो कारीगर हैं, जो चीजें बनाते हैं इंडिया में, वो उतना ध्यान नहीं देते इन चीजों को कि भाई इसको यूज करने में किसी को कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया को यहाँ के हिसाब से सीखनी चाहिए। हम्म। एंड लाइक जो भी कारीगर हैं या जो भी वर्कर्स हैं, लाइक एजुकेशन हो उस फील्ड में, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो ताकि इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकें। एंड डेफिनेटली। तो एंड करते हैं, आपको अगर हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना हो, आखिरी के 2 शब्द। तो चैनल मैं इसकी वीडियो फॉलो करती हूँ, इनकी वीडियोस देखती हूँ, तो उस हिसाब से काफी अच्छी वीडियोस हैं गिवन की, जैसे केपी ने भी, अंजू ने भी बहुत रिसेंटली ये सब स्टार्ट किया है। इनको ऐसे प्रोफेशनल कोई वीडियोग्राफी वगैरह का शौक नहीं है, उस हिसाब से एडिटिंग करके काफी अच्छी वीडियोस रहती हैं। उसका कंटेंट भी बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके जिनके पास और कोई रिलेटिव्स नहीं है ये सब चीजें पूछने के लिए। तो उसके हिसाब से काफी अच्छा रिसोर्स है लोगों के लिए। हम मतलब हम जैसों के लिए कि भाई जो इंडिया में हैं और शादी आने का सोचते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में हैं, उनको पता नहीं कि आगे क्या क्या सोचना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है डेफिनेटली कंटेंट। थैंक यू वर्षा। गुड जॉब। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है वर्षा, आपको जैसे बातों से पता चल ही गया होगा। सो ओवरऑल हम आप लोगों को ऐसे ही हमारे और फ्रेंड्स से मिलवाते रहेंगे। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जैसे हमने आपको बताया कि काफ़ी इंटेलिजेंट एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो और भी फ्रेंड्स के साथ आपको इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। एंड किसी भी हमारे फ्रेंड को हमारे साथ इंटरव्यू करना है तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे। एंड एक छोटा सा यही पर्पज है कि जिन जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं होते, और मैं और के भी पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स में, हमारी फैमिली में जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब नहीं थे हमारे पास कॉन्टैक्ट, एंड बाय लक हम एक पाथ हमें मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए। तो हम चाहते हैं कि हम जितनी से ज़्यादा हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में।